हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के बुक का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचो आप कि अगर एक पर्सन है, उस पर्सन के हाथ में सारी पावर दे दी गई तो क्या होगा? क्या चांसेस हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा? हाँ, चांसेस हैं कि अगर सब एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर दे दी तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। इसी वजह से हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ना है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जैसे ये पिज्जा है, इस पिज्जा की तरह पावर को शेयर कर देंगे कुछ लोगों के बीच में। हम पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस दो केसेस के थ्रू पढ़ेंगे। पहला केस है आपका श्रीलंका का और दूसरा केस है आपका बेल्जियम का। दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकते हैं। चलो फटाफट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले अगर हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें उनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमें सबसे पहले पढ़ना है कि बेल्जियम जो है, ये सारे क्वेश्चंस जो भी आप छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। जो हमारा बेल्जियम है वो एक कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर ही क्या कहते हैं, आपको ये बेल्जियम देखने को मिलेगा। ये जो बेल्जियम आपका कंट्री है, ये इसकी जो एरिया है वो हमारे कंट्री के हरियाणा से बहुत ही हरियाणा से भी बहुत छोटा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा बेल्जियम है, इट इज अ वेरी स्मॉल नेशन एज कम्पेयर टू आवर कंट्री इंडिया। However, the population is only a little over 1 crore, which means as compared to India, the population of this country is also very less. And the Belgium has its boundary with four countries, which is France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. ये सभी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं, प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा। वहीं पे ऑन द अदर हैंड हमारा जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मीनिंग होता है कि फ्रॉम द फोर साइड्स, चारों तरफ से ये पानी के उससे घिरा हुआ है। चारों तरफ इस नेशन के पानी है। ये हमारी कंट्री के तमिलनाडु के बहुत ही पास में ही है। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, इंडिया के कंपैरिजन में सिर्फ 2 करोड़ ही है। और इसकी यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है। जैसे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इन सिमिलर वे इन श्रीलंका ऑल्सो वी कैन सी कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी बहुत डाइवर्स है। बहुत अलग अलग लैंग्वेज कल्चर को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता क्या है? एथनिक कंपोजिशन मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं। इसी का मतलब है एथनिक कंपोजिशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एथनिक कंपोजिशन है हमारी एक छोटी सी कंट्री बेल्जियम का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। 59% लोग जो कि फ्लेमिश रीजन एक जगह का नाम है बेल्जियम में, जो कि 59% लोग हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? डच लैंग्वेज का। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए वो लोग डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। वहीं पे 40% लोग जो है हमारे बेल्जियम में, वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। बचे 1% लोग। तो ये 1% लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। और ये लोग रहते कहाँ है? इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को कोई भी नहीं दी हुई। इसका मतलब ये दोनों ही रीजन में इक्वली कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रहते हैं। लेकिन हमारा जो कैपिटल है बेल्जियम का, जो कि है ब्रुसेल, वहां पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। वहां पे 80% लोग, सिर्फ हमारे कैपिटल के अंदर जो 80% लोग रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं और सिर्फ 20% बचे हुए लोग डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, जो कि अब हमारा आगे जाके पॉइंट भी बनने वाला है, कि वैसे तो पूरी कंट्री के अंदर हमने देखा कि जो मेजोरिटी लोग हैं वो डच बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रुसेल ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो मेजोरिटी लोग हैं वो फ्रेंच हैं और माइनॉरिटी लोग कौन से हैं? डच बोलने वाले लोग हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये इनकी जो कम्युनिटी है, द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज मोर रिच एंड पावरफुल एज कम्पेयर टू द मेजोरिटी कम्युनिटी डच। हमारी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन का बेनिफिट जो था वो बहुत बाद में मिला एज कंपेयर टू द फ्रेंच पीपल।
इसी वजह से धीरे धीरे हमने देखा कि ब्रुजल में थोड़ी सी टेंशन या होनी शुरू हो गई। स्पेशली ये टेंशन कहाँ पे देखने को मिली? ब्रुजल में। ब्रुजल में टेंशन थोड़ी यूनिक, और जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा कि बाकी सारी कंट्री में तो डच लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे और माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच। लेकिन सिर्फ एक ब्रुजल जो कि हमारा बेल्जियम का कैपिटल है, सिर्फ एक यही ऐसी जगह थी जहां पे हमारे जो फ्रेंच थे ये लोग मेजोरिटी में थे और डच कैसे थे? माइनॉरिटी में। ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि दो लोग हैं और ये दोनों एक पावर नाम की बेडशीट को बहुत ज्यादा पुल कर रहे हैं। आप इन दोनों लोगों को कंपेयर कर सकते हो, क्या कहते हैं, डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पावर को एक दूसरे से छीन लें। यही केस हमें देखने को मिल रहा है हमारे बेल्जियम में। तो यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, व्हाई वाज द टेंशन मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। व्हाई वाज, और एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाई वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सेम है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका को। श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन कैसी है? श्रीलंका में भी दो लोग रहते हैं, दो सोशल ग्रुप्स हैं, और ये दोनों सोशल ग्रुप्स हमने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिवाइड करे हुए हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग मेनली दो लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट है सिन्हाला और दूसरा है तमिल। सिन्हाला स्पीकर जो है वो इस कंट्री में, श्रीलंका में 74% है, एज कम्पेयर टू तमिल स्पीकर जो कि सिर्फ 18% ही है। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो टोटल, श्रीलंकन तमिल्स का मीनिंग हो गया कि जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और जिनका ओरिजिन एक्चुअली श्रीलंका में ही है, ये सिर्फ 13% ही है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो कि इंडिया में कॉलोनियल टाइम, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो यहाँ से माइग्रेट करके श्रीलंका में चले गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के जो फोर फादर्स हैं, मतलब इनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया के रीजन या इंडिया के ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं। हमारे जो सिन्हाला लोग हैं वो ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। वहीं पे जो तमिल लोग जो कि श्रीलंका में रहते हैं वो हिंदू या फिर मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। 7% जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, और ये लोग दोनों ही लैंग्वेज का यूज करते हैं, तमिल का भी और सिन्हाला का भी। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है मेजोरिटेरियज्म इन श्रीलंका। अब इस मेजोरिटेरियज्म का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इमेज है, इस इमेज के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं और एक ग्रुप में बहुत कम लोग हैं। आपको क्या लगता है इस केस के अंदर ये जो ज्यादा वाले लोग हैं ये पावरफुल होंगे कि ये पावरफुल होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो लोग ज्यादा हैं वही पावरफुल होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये लोगों की पावर के बीच में पावर इक्वली डिवाइड होगी या फिर ये लोग कहीं ना कहीं अपने पावर का मिसयूज करेंगे? हाँ, आप लोग करेक्ट हो। जो लोग ज्यादा पावर में होंगे, जो लोग ज्यादा होंगे, जो मेजोरिटी में होंगे, उनके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। और यही हमें देखने को मिला श्रीलंका में। मेजोरिटेरियज्म जो कि मेजोरिटी वर्ड के जो इसके अंदर है, मेजोरिटेरियज्म के अंदर, तो हमें यहाँ पे श्रीलंका में देखने को मिला। अगर आपको याद करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मेजोरिटेरियज्म मतलब मेजोरिटी का रूल। तो हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स को निकाला या फिर कोई भी पॉलिसीज बनाई, वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी पीपल, और मेजोरिटी कौन है श्रीलंका में? सिन्हाला, उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है। चलो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इन डेप्थ। सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो श्रीलंका थी वो इंडिपेंडेंट नेशन कब इन्वॉल्व हुई? इन 1948, इंडिया के इंडिपेंडेंस के एकदम बाद में। तो आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। जो मेजोरिटेरियन मेजर्स थे उन लोगों ने क्या किया? मेजोरिटेरियन मेजर्स मतलब होता है ऐसे एक्शन जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब सिन्हाला सुप्रीमेसी को प्रमोट करेंगे, सिन्हाला कम्युनिटी को सुपीरियर मानेंगे। ऐसे लॉज निकालना, ऐसे एक्शंस लेना जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रमोट करें, एक ही कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए गए इस कंट्री में जो कि क्या प्रमोट करते थे? सिन्हाला की सुप्रीमेसी। अब 1956 के अंदर हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ जिसने क्या बोला कि जो सिन्हाला है वही क्या होगी? विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। इसका मतलब चाहे कंट्री में तमिल बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का एक दर्जा दे दिया, या फिर उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ही एक पोजीशन दे दी कि दिस विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री।
दस दिस रिगार्डिंग तमिल। और इसी वजह से क्या हुआ, तमिल लोगों को थोड़ा बुरा लगा, उन्हें लगा कि हमारी लैंग्वेज को तो कहीं भी इन्वॉल्व ही नहीं किया, हम भी तो इतने सारे लोग हैं, तो हमारी लैंग्वेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी। इसी वजह से हम देखेंगे धीरे धीरे तमिल लोगों को गुस्सा आने लगेगा। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने भी बहुत सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज निकाली। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब होता है ऐसी पॉलिसीज जो कि किसी एक ही कम्युनिटी को प्रेफरेंस दे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में सिन्हाला लोगों को, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो आप समझ सकते हो कि अगर एक पोजीशन है, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पोजीशन निकली है और वहां पे दो एप्लीकेंट्स हैं, एक एप्लीकेंट है सिन्हाला का और एक है तमिल का, तो चाहे दोनों की नॉलेज इक्वल हो, और हो सकता है कि जो तमिल है उसकी नॉलेज ज्यादा एज कम्पेयर टू सिन्हाला, लेकिन उसके बावजूद सिन्हाला एप्लीकेंट को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच इज सिन्हाला कम्युनिटी और ही स्पीक्स सिन्हाला लैंग्वेज। All these measures were coming one after another, meaning ये एक के बाद एक हमारी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो बार बार ले आती जा रही थी, लेके आती जा रही थी। इस वजह से ओवर द टाइम जो श्रीलंकन तमिल से उन लोगों को एलिनेशन की फीलिंग होने लग गई। एलिनेशन किस वर्ड से बना है, एलियन। इमेजिन कि अगर आपके सामने एक दिन एलियन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, क्या आप उससे जाके दोस्ती करोगे कि आप एकदम उससे भाग जाओगे, उससे दूर भाग जाओगे, यू विल रन अवे। तो यही हुआ, जो श्रीलंकन तमिल से उनको एलियन जैसी फीलिंग आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उन लोगों को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उन लोगों के बारे में कुछ भी कंट्री कर ही नहीं रही, उनके बारे में कोई अच्छी चीजें हो ही नहीं रही हैं। और हम लोगों ने देखा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि बुद्धिस्ट, सिन्हाला बुद्धिस्ट हो गया उनका रिलीजन और सिन्हाला हो गया उन लोगों की लैंग्वेज, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स थे उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कभी भी तमिल लोगों के कल्चर और लैंग्वेज की तरफ सेंसिटिव नहीं थी। मतलब वो जो भी लॉज बनाते थे, पॉलिसीज निकालते थे, वो कभी भी तमिल लोगों की लैंग्वेज और कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोले कि एक कम्युनिटी को हम कुछ अच्छे अच्छे राइट्स देंगे और एक कम्युनिटी को हम डिसरिगार्ड करेंगे, तो क्या आप वैसी कंट्री में रहना पसंद करोगे? नहीं ना। तो वही हुआ, श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन ने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइट्स जो थे तमिल लोगों के, उन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिले। जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स का मतलब हो सकता है वोटिंग राइट्स, हो सकता है कि पॉलिटिकली उन लोगों को वैसे राइट्स ना इक्वली दिए गए हों जैसे कि सिन्हाला लोगों के पास थे। उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उन लोगों को जॉब्स लेने के अलाउड नहीं था। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, सिन्हाला लोगों को। तो जो तमिल लोग थे उन लोगों को प्रेफरेंस भी नहीं दी गई थी, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, उन लोगों को पढ़ने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था। अगर आप सिन्हाला हो तभी आपको क्या कहते हैं, प्रमोट किया जाएगा पढ़ने के लिए और आपको प्रेफर किया जाएगा। उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता था। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि जो फायदे या जो भी हमारा, जो तमिल लोग थे जो वोट चाहते थे, उन लोगों की बातों को माना ही नहीं जाता था, उन लोगों के इंटरेस्ट को सिंपली इग्नोर किया जाता था। और किसके इंटरेस्ट को देखा जाता था? सिर्फ सिन्हाला लोगों के। एज अ रिजल्ट जो हमारा श्रीलंकन तमिल से उन्होंने एक पार्टी फॉर्म कर दी, और उस पार्टी का मेन मोटिव क्या था? स्ट्रगल करना जिससे कि तमिल को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। सबसे पहले वो लोग चाहते थे कि तमिल लैंग्वेज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए जैसे कि सिन्हाला को दी जा रही है। तो जैसे ही उन्होंने पार्टी फॉर्म करी, सबसे पहली चीज जो उन्होंने करी वो ये थी कि वो लोगों ने स्ट्रगल किया कि तमिल को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए एज कम्पेयर टू सिन्हाला। वो लोग तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है फ्रीडम। तो वो लोग भी इक्वल फ्रीडम चाहते थे जैसे कि सिन्हाला लोगों को मिला हुआ है, और वो चाहते थे कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड जॉब्स विच वर गिवन टू सिन्हालास बट वर नॉट गिवन टू द तमिल पीपल ऑफ द श्रीलंका। सो अगर आपको क्या लगता है कि दो कम्युनिटीज जब उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्या दूसरी कम्युनिटी शांत बैठेगी? नहीं, वो शांत नहीं बैठेगी, और ऐसे केसेस में वॉर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही हमें देखने को मिला हमारे श्रीलंका में। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होने लगी। सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? जब एक ही कंट्री के अंदर रहने वाली दो कम्युनिटीज के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल वॉर।
यहाँ पे आप एक सिविल वॉर की डेफिनेशन भी देख सकते हो। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री बिकम्स इंटेंस दैट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब हाथापाई वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो कि एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वॉर या फिर सिविल वॉर। अब सिविल वॉर होगा तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना हमारे लोगों के ऊपर और कंट्री के ऊपर, तो वही हमें पढ़ना है। जो हमारे लोग थे उनके अंदर हमें देखा कि कम्युनिटी के अंदर दोनों तरफ की कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी मतलब एक हो गई सनाला कम्युनिटी और एक हो गई तमिल कम्युनिटी, दोनों ही लोगों को हमने देखा कि मास किलिंग हुई, क्योंकि दोनों ने आर्म्स का यूज किया, दोनों ही में ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसलिए सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं बल्कि दोनों कम्युनिटी के लोगों के अंदर हमने देखा कि किलिंग हुई, मास किलिंग हुई। कुछ लोग तमिल लोगों के की डेथ हुई, कुछ वहीं पे जो सिन्हाला को बिलोंग करते थे उन लोगों की भी डेथ हुई। एज अ रिजल्ट इतनी टेंस सिचुएशन की वजह से जो बहुत सारी फैमिलीज थी उनको कंट्री को छोड़ना पड़ा और वो क्या बन गए? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मीनिंग होता है जब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। और इसी सिचुएशन में मैंने देखा उन लोगों की बेसिक लाइवलीहुड मतलब बेसिक अर्निंग्स, जो हम बेसिक पैसा कमाते हैं अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, जैसे कि खाना खाने जो हम लोग पैसा कमाते हैं जिससे कि हम लोग अपना फूड अर्न करते हैं, अपने लिए शेल्टर अर्न करते हैं, क्लोथिंग अर्न करते हैं, वो लोग अपनी बेसिक अर्निंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसको देखने को मिली थी? लोगों को, जो कि द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन श्रीलंका। हाउएवर सिर्फ इम्पैक्ट हमारी कम्युनिटीज के ऊपर ही नहीं रहा, सिर्फ लोगों के ऊपर ही नहीं रहा, कंट्री को भी हुआ। कंट्री के अंदर भी सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक सेटबैक देखा। जैसे हमें पता है कि अगर कभी भी वॉर होता है तो इकोनॉमिकली वो हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, सोशली भी इम्पैक्ट करता है और कल्चरली भी इम्पैक्ट करता है। फाइनली इन 2009 ये सिविल वॉर एंड हो गया। आप यहाँ पे एक इमेज दे सकते हैं, ये इमेज उन्हीं लोगों की है जिन लोगों को एज अ रिफ्यूजी बन के जाना पड़ा। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम चलते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के केस और श्रीलंका के केस में वास्ट डिफरेंस था। जहां पे श्रीलंका ने एक कम्युनिटी को डिसरिगार्ड किया, वहीं पे बेल्जियम ने बहुत सारे कोशिशें करी जिससे कि वो लोग सभी कम्युनिटीज को इक्वली लेके चल पाए, जिससे कि सिविल वॉर की सिचुएशन ना बने। एकोमोडेशन का मतलब यही होता है कि आप सब लोगों को इकट्ठा करके चलें और किसी भी कल्चर को डिसरिगार्ड ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंजेस लाना। ये चेंजेस क्यों लाए गए? ये चेंजेस इसलिए लाए गए जिससे कि एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकले, जो कि दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेके आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दोनों ही कम्युनिटी पीसफुली एक ही साथ एक ही कंट्री में रहे। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पे डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जो कि पूरी कंट्री को रन करती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है इस टाइम। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बेल्जियम के अंदर, उसके अंदर बोला जाता है कि डच लोग और डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। अगर 50 मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलते हैं तो 50 मिनिस्टर्स ही फ्रेंच बोलने वाले भी होंगे। वहीं पे हमने देखा सेकंड पॉइंट जो कि है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी थोड़ी सी पावर छीन के हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। स्टेट गवर्नमेंट को देने का मतलब ये था कि वो चाहते थे कि पावर, सारी पावर एक ही क्या कहते हैं ऑर्गन के पास ना आ जाए, एक ही लेवल के पास ना आ जाए। वो चाहते थे पावर को डिवाइड करना, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। ऐसा करने से जैसा हमें पता है कि दो रीजन से, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, ऐसे में उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों ही लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोगों का फायदा हो, वो लोग अपने अकॉर्डिंग उस रीजन को चला सके। जो स्टेट गवर्नमेंट थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन था उसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ये इक्वल इंपॉर्टेंट होगी एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि इन दोनों को इक्वल पावर दी गई है, ये कहीं दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी एक दूसरे से नीचे नहीं है, ये दोनों एक साथ मिलकर चलती हैं। वहीं पे ब्रुजेल के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा गया कि ब्रुजेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। ये सेपरेट गवर्नमेंट क्यों थी? क्योंकि इस ब्रुजेल रीजन में, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फिर से यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग और क्या कहते हैं डच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके दिमाग में कि ब्रुजेल के अंदर तो फ्रेंच लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे, तो आखिर उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग डच लोगों को भी इक्वल पावर देंगे और अपनी पावर को शेयर करेंगे? अगर आपको पता होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच लोगों ने
कॉम्प्रोमाइज किया। पूरी कंट्री के अंदर डच लोग ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया और बोला कि कुछ नहीं होता, फ्रेंच मिनिस्टर्स भी इक्वली होंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में और डच भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से हमारी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने भी क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। कहाँ पे? ब्रुसेल में, जो कि क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है। और उन्होंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर सेपरेट गवर्नमेंट में भी डच लोग और फ्रेंच लोग इक्वल होंगे। एक नई टाइप की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो कि एक लैंग्वेज को बिलोंग करती थी। यहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले सभी लोग इस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये किस रिगार्डिंग डिसीजन लेती थी, कौन से टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड ये डिसीजन लेती थी? ये कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू लेती थी। तो ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये हमारे को देखने में पता चलता है कि कैसे श्रीलंका। तो अब हमें पढ़ना है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, क्यों पावर शेयर करनी चाहिए? जब हम चैप्टर शुरू करने वाले थे तब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आया था कि अगर आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरत है? तो पावर शेयरिंग दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक है प्रूडेंशियल रीजंस और दूसरा है मॉरल रीजंस। पहले समझते हैं कि प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। आप सोचो, अगर हम लोग, एक पर्सन है, हम सारी पावर एक पर्सन के हाथ में दे देते हैं, तो क्या चांसेस है कि कि जो वो पर्सन है वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा या नहीं करेगा? चांसेस है कि वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। वहीं पे अगर हमने पावर को डिवाइड कर दिया दो लोगों के बीच में, तो क्या लगता है क्या होगा? अगर हम एक ही पर्सन के बीच को सारी पावर दे देंगे तब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है, या फिर पावर को डिवाइड करेंगे तब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम पावर को एक ही पर्सन के हाथ में रखेंगे तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम पावर को डिवाइड कर देंगे तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के पास ही इक्वल पावर है। तो सबसे फर्स्ट रीजन जो कि प्रूडेंशियल रीजन है वो यही है कि पावर शेयरिंग जो होती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चांसेस ऑफ या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देता है, चाहे वो दो सोशल ग्रुप्स के बीच में हो या दो गवर्नमेंट के बीच में हो या किसी के भी बीच में हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा है कि जो मेजोरिटी जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो ज्यादातर क्या करती है, अपनी विल, अपने इंटरेस्ट को इम्पोज करती है किसके ऊपर? सामने माइनॉरिटी के ऊपर। लेकिन क्या ये अच्छा है? क्या ये बात अच्छी है? लॉन्ग रन में क्या ये चीज अच्छी है? नहीं। हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, कैसे श्रीलंका में जब सिन्हाला ग्रुप बहुत टाइम तक अपनी विल को क्या कहते हैं, अपनी ट्रिनिटी को, मतलब अपने इंटरेस्ट को इम्पोज करते रहे सामने क्या कहते हैं, तमिल लोगों के ऊपर, तो उसका आखिर रिजल्ट क्या आया? सिविल वॉर हो गई। ये जो ट्रिनिटी है, ये जो इम्पोज करना है अपनी विल को, दूसरे के ऊपर अपना राज दिखाना है, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही नहीं बल्कि मेजोरिटी के लिए भी बुरा है। क्यों? हमने देखा कि जब सिविल वॉर हुआ तो मेजोरिटी जो कि हमारे सिन्हाला है और जो तमिल है, दोनों को ही नुकसान पहुंचा, दोनों की ही तरफ से बहुत सारे लोगों की मास किलिंग हुई और दोनों को ही रिफ्यूजी बन के इधर उधर जाना पड़ा। तो ये जो ट्रेनिटी होती है, ये या फिर ट्रेनी जो होती है या मेजोरिटी लोगों का ऑपरेशन होता है, ये सब माइनॉरिटी नहीं बल्कि लॉन्ग रन में मेजोरिटी को भी इफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे मॉरल रीजंस। मॉरल रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी? सबसे पहली बात तो ये है कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है। मतलब अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी मर जाएगी। हमारी डेमोक्रेसी की सोल है पावर शेयरिंग। और ये जो पावर शेयरिंग होती है ये एग्जिस्ट करती है बहुत अलग अलग वेज में। एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जहां पे पावर शेयरिंग किन के बीच में हो? वो लोग जो कि पावर को एक्सरसाइज करने वाले हैं और वो लोग जिन्होंने उनको ये पावर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शन होते हैं तो एक डेमोक्रेटिक रूल के अंदर हम लोगों को पावर दी जाती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पाए, और वो पावर का यूज करके वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो हमारे लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो पावर शेयरिंग है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करती है और इंश्योर करती है कि जो पावर एक्सरसाइज हो रही है वो किसके विल से हो? जिन्होंने उनको वोट दिया है उन्हीं की विल से हो। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन्स भी पार्ट लें क्या करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। तो ये सारे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने ये तो समझ लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी है, लेकिन पावर शेयरिंग करेंगे कैसे? व्हाट आर द वेज ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? अब हमें वो पढ़ना है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होगे, ये वाली इमेज। यहाँ पे कैसे हॉरिजॉन्टल, तीनों भाई बंधु एक साथ एक ही सीट पे बैठे हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब भी यही है कि ये तीनों जो हमारे ऑर्गन्स है, जो कि कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों की ही पावर
अलग अलग है, इन तीनों के पास इनकी ड्यूटी असाइंड है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को मेक करना, बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको एग्जीक्यूट करना लोगों के में अंदर, और जुडिशरी का होता है कि जो लोग इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिश करना। अब हमारे को ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर होता है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, और ये अलाउ करता है लोगों को सेम लेवल ऑफ पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। इसका मतलब इन तीनों की ही पावर इक्वल है, कोई भी किसी के ऊपर नहीं है, कोई भी किसी के नीचे नहीं है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये तीनों ही इक्वल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंश्योर करता है कि जो पावर है वो एक बैलेंस फॉर्म में रहे। मतलब ये एक चेक एंड बैलेंस का काम भी करता है। कैसे? अगर जुडिशरी कभी अगर एग्जांपल के लिए लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ को पास करने की कोशिश करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो, तो हमारा जो जुडिशरी है वो सिंपली उसको, उस लॉ को या उस बिल को अनलॉफुल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बोल सकता है। इस फॉर्म में जुडिशरी ने के जो जजेस हैं उन लोगों ने लेजिस्लेचर पे अपनी चेक एंड बैलेंस का यूज करके उसको रोक लिया। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज ना करे, उसकी पावर पे क्या लग जाए, एक लिमिट लग जाए। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं, जो कि है हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग, जहां पे लास्ट में सारे लोग एक साथ खड़े थे, तीनों ऑर्गन्स एक ही प्लेस पे थे, एक ही लाइन में थे। वहीं पे वर्टिकल में हम देखते हैं कि वो एक लैडर फॉर्म करते हैं। देखो, सबसे ऊपर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री को रूल करती है, उसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ये वाली आप फटाफट कमेंट में बताएंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कौन सी पार्टी है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है। आप सब अलग अलग स्टेट को बिलोंग करेंगे तो आप अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताएंगे कि कौन सी पार्टी उसको रूल कर रही है। इंडिया के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वो है बेल्जियम। जब हम बेल्जियम का केस पढ़े तो हमने देखा था कि कैसे उन्होंने पावर को डिवाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और एक सेपरेट गवर्नमेंट के बीच में, जो कि स्पेशली बेल्जियम के केस में थी, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल के केस में थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो लेवल होते हैं इनकी पावर को पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा होता है। इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितनी पावर एक्सरसाइज करेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट पे करेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि आपस में कभी इनके बीच में लड़ाई ना हो कि हम ये पावर या ये डिसीजन, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर तो मेरे पास थी। नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इन तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अगला अब हम पढ़ने वाले हैं शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पीपल हैं और ये चारों ही लोग कहीं ना कहीं किसी अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहता है कि हमें पावर को इक्वली डिवाइड करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन सभी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। ये क्या इंश्योर करता है कि चाहे कोई भी कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो या ना हो, क्योंकि पावर इक्वली डिवाइडेड है तो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि बेल्जियम है का था, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखने को मिला है कि सारी लैंग्वेज के लोगों को एक इक्वल पावर मिली है कि वो लोग अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकें। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि हम इंडिया में देखते हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है फॉर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन और द वीकर सेक्शन लाइक वुमेन। सोशली वीकर सेक्शन जो कि वुमेन है उनके लिए भी ये करने से क्या होता है, उन लोगों को भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है पार्लियामेंट में, जहां पे वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये होता है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इस केस में हम लोगों को पढ़ना है कि जो पावर होती है वो अलग अलग पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर होती है। आपने अपने कंट्री में, खुद की कंट्री इंडिया में भी इलेक्शंस देखे, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं और सभी पार्टीज compete करती हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी की मेजोरिटी फॉर्म नहीं होती, तो वो क्या फॉर्म करती है, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे दो गवर्नमेंट से दो पार्टीज जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो दोनों हाथ मिला लेती हैं और क्या करती है, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसका नया नाम रख देती हैं। ये सब आपस में साथ मिल के डिसीजंस बनाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय प्रेशर ग्रुप्स।
ये कौन से होते हैं? जो हमारे अलग अलग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, जो और बहुत अलग अलग इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी कंट्री में, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में या पावर शेयरिंग में या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट की कम्युनिटीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, या फिर वो दूर से ही क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने बहुत ज्यादा रेस किया, उसकी बहुत बड़ा कम्युनिटी है जहाँ पे सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि अगर आप पर्टिकुलर डिसीजन को पास करोगे तभी हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपको वोट देगी। तो इस तरीके से भी पावर शेयरिंग हो जाती है, किनके बीच में? जो लोग वोट देने वाले हैं और जो लोग वोट लेने वाले हैं। एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिटीजन जिसको वोट देना है उसके पास पावर हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होना कभी कभी हेल्दी भी होता है और कभी कभी अनहेल्दी भी होता है। एक हेल्दी कंपटीशन की वजह से लोगों को चांसेस मिलता है कि वो अलग अलग पार्टीज को वोट दे सके। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे कितनी सारी पार्टीज हैं। ये अलाउ करती हैं एज अ पीपल, एज अ पर्सन हु इज इलेक्टिंग, कि उसको चांस मिले, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिले जिससे कि वो चूज कर सके। तो ये है आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो ने हेल्प करी हो, और हम सून वी विल मीट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।